सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। अपोजिशन तो उनसे नाराज़ है ही, नए नए चैलेंजेस हैं, महंगाई के चैलेंजेस हैं, गैस के बारे में वो कह रहे हैं अब होशियार रहिएगा, गैस नहीं है, बहुत सारे और चैलेंजेस हैं। अपोजिशन का एक धरना, फिर दूसरा धरना, और अब तीसरे धरने के लिए वो तगड़ी हो रही है। वो धरना और मार्च होगा नहीं होगा, लेकिन इत्तेहादी भी नाला नजर आ रहे हैं। एक ऐसे पॉइंट पे इत्तेहादी नाला हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, जब एक नए फेस के अंदर पाकिस्तान जा रहा था कि शफाफियत की तरफ इंतखाबात के मामलात को ले जा रहे थे इमरान खान, और चाहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी वोट डालें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो। सब इंतजार कर रहे थे, और एक अहम मोड़ पर आकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीछे हट गई कि हमें तो पता ही नहीं है मशीन कैसे काम करती है। काफ लीग ने कहा हमें भी नहीं बताया। उसके बाद हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस सिंध के अंदर जो बड़ा इत्तेहाद है, पीर साहब पगारा जिसको कमांड करते हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें भी नहीं बताया, और उनकी फिर साइड लाइन के ऊपर और मामला सामने आने लगे। एमक्यूएम ने कहा हमारे दफातर, हमारी एफआईआर, हमारे लोग जेलों में हैं, ये वादा किया था, ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं हुआ। जीडी ने भी ये वाली बातें की, काफ लीग ने कहा ये भी मसले थे हमारे, पंजाब असम्बली के अंदर ये मामला तय नहीं हुआ। तो अंबार लग गया है। ये अंबार कैसे हल करेंगे, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इमरान खान के लिए है। महंगाई तो है ही और गैस की शॉर्टेज है ही, लेकिन ये सारा मामला है। आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे रऊफ सिद्दीकी साहब, साबिक वज़ीर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर एजाज ढामरा साहब मौजूद होंगे, और पीटीआई से फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सामने रखी हैं आपके चीज़ें। बहरान तो बार बार आते हैं, इमरान खान साहब उसको हैंडल भी करते हैं, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, अफगानिस्तान के हो, अक़वाम मुत्तहिदा के हो, इंडिया के हो, इस्लामोफोबिया के हो, बड़ा ज़बरदस्त हैंडल करते हैं। लेकिन इत्तेहादियों के साथ जो वादे कस्में करते हैं उसे भूल जाते हैं। कराची वालों ने इतने ज़बरदस्त वोट दिए, आप सबसे ज़्यादा आगे आगे थे, कराची वालों को भी इमरान खान भूल गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल से ये फैसला करना कि कराची वालों को भूले हैं या नहीं भूले, ये तो मैं समझता हूं कि आपने कबल अज़ वक्त कह दिया। कराची के अंदर एक साथ 52 फायर टेंडर आए। कराची का ग्रीन लाइन का मंसूबा पाए तकमील पे पहुंच रहा है, जबकि ऑरेंज लाइन जो कुछ सिंध हुकूमत में बना दी थी, जो कि सिर्फ 4 किलोमीटर की थी, वो अभी तक वही की वही खड़ी है। कराची का जो एक इमरजेंसी आई थी, जिसकी वजह से पानी जो था, वो बिलावल साहब ने कह दिया ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो अब के ये साबित किया गया अगर नालों की सफाई होती है तो ज्यादा पानी भी समंदर में चला जाता है। वो नालों की 4 बड़े नालों की सफाई करके भी दिखा दी, और उसके साथ उनको परमानेंट सोल्यूशन भी देने की बात हुई, जिसके ऊपर 35 अरब रुपए खर्च हुए। उसके साथ कराची का सबसे पुराना और दरीदा मसला, जो 2007 के बाद इस शहर में एक कतरा पानी का इजाफा नहीं हुआ, उसका पानी लाने की जिम्मेदारी वफाक ने अपने लिए ली, और उस पर काम शुरू किया हुआ है और बाबना के जिम्मे सौंपा गया है। और अब कोई ये शेयरिंग नहीं है कि ये काम सिंध हुकूमत करेगी। पानी शहर तक पहुंचाना जो है वफाक की जिम्मेदारी है, और जिसके लिए वफाक काम भी कर रही है, और इंशाअल्लाह 2023 तक आ जाएगा। कराची का एक बहुत बड़ा मसला सेंसस की आबादी का इशू लेके चल रहे थे, और सेंसस को पाकिस्तान की तारीख में हर सेंसस जो है वो मुतनाज़े रहा। बिल्कुल। अगला सेंसस 2027 में ड्यू था, उसका फंड भी मख्तस कर दिए गए, और खुद हमारे इत्तेहादी जो है अमीरुल हक साहब के वजारत के तहत और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट दोनों के जॉइंट वेंचर में 2022 से इसके ऊपर काम शुरू होके 2023 का अगले इलेक्शन कराने का नए सेंसस पे है, और काम शुरू हो चुका है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। तो ये कितना बड़ा दरीदा मुतालबा था। अच्छा, अब के इसके क्या किया गया, इसके अंदर एक काम और भी किया गया, इसको टेक्नोलॉजी बेस्ड कर दिया गया है, ट्रेसेबिलिटी बेस्ड रख दिया गया है। इसके लिए ये कहा गया कि तमाम लोगों से इतराजात वो
सेंसस होने से पहले अपने इतराजात रजिस्टर कराए, सेंसस के बाद ना कराए। जिससे कि अभी तक होता ये आ रहा है, जब सेंसस के नताइज आते हैं तो नताइज देख के इतराज किए जाते, नहीं, तरीकेकार पे इतराज कीजिए। फिर हमने एक बहुत बड़ा मसला कर दिया कि डी फैक्टो के बजाय डी जोरो कर दिया। हाँ। तो ये एक बहुत अहम फैसला है कि जिधर आदमी ने अपने 6 माह पिछले गुजारे उसको वहां अपने आप को रजिस्टर करा दे, उसकी मर्जी नहीं है। हाँ। तो ये सारी चीजें नकवी साहब आपने बहुत तफसील से बयान किया। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, मैं प्रोग्राम में शामिल कर लूं। 2 पार्टियों के अहम रहनुमा इस वक्त वेटिंग पर है। रऊफ सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब, आपको आवाज आ रही है? आपने सारी गुफ्तगू सुनी फिरदौस शमीम नकवी साहब की, बहुत सारी उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई, पीटीआई के गवर्नमेंट ने कराची में क्या क्या किया है। उसके बाद भी आप नाराज हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी एमक्यूएम कहती है हम नहीं हैं आपके साथ, हमें और वक्त दें, हम मशीन को चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पीटीआई से, अगर एक एक करके आप बताएं? देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, और तो जब ये सारे मसाइल हल ही हो गए तो फिर नाराजगी किस बात की है? अच्छा। फिर परेशानी किस बात की है? एक बात जी। दूसरी बात ये है, मतलब आपने सारी बातें जो है वो आपने शायराना अंदाज में कह दी। कोई बात आप अग्री कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, मैंने बहुत तफसील से उनकी सारी बातें सुनी, मैं आपको सुनवा भी रहा था। उस पे किस चीज पे आप समझते हैं कि गालिब ये ख्याल अच्छा है? नहीं तो मतलब अब ये सारी बातें हल ही हो गई हैं, सारे मुतालबात मंजूरी हो गए हैं और सारी बातें हो गई हैं, तो फिर तो बाकी तो कुछ बचते ही नहीं है, तो फिर नाराजगी क्यों है? अच्छा, क्यों है? इसके बावजूद क्यों है? चले बताएं। मतलब ये तकलीफें क्यों है? देखिए फैसल भाई, बात सारी ये है कि ये बाख्तियार फरीक का फर्ज है कि जब वो मुआहदे करे तो पहले मुआहदे को देख ले, उसके तकद्दुस को देख ले कि क्या वो मुआहदे पर अमल दरामद करा भी सकते हैं या नहीं करा सकते हैं, नंबर 1। अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का मामला है। पहली बात ये है कि रऊफ भाई, मैं जरा आपने मुआहदे का जिक्र किया, मैं चाहूंगा मुआहदे के चंद नुकात जो आप समझते हैं जिस पर पीटीआई पूरा नहीं उतरी, वो क्या है, अगर आप उनको बताएं प्लीज। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ मुआहदे के तहत, ब्लैंक। क्योंकि वजह देखिए, अभी खुद हजरत ने फरमाया कि ग्रीन बस सर्विस जो एक बहुत छोटी सा मामला है, ग्रीन बस सर्विस 3.5 बरस से अब तक वो ऐसे ही चल रही है, जबकि ये 6 महीने का भी प्रोजेक्ट नहीं था। अगर मैं इसमें एक दुक्का मामला पे नहीं कर रहा, मैं फिरदौस शमीम साहब को कंट्रोडिक्ट नहीं कर रहा, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं होंगे? पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख बड़ी दर्दनाक है और बड़ी अफसोसनाक है 1970 के बाद से लेकर अब तक, लिहाजा एक तहफ़्फ़ुज़ात तो सबका होना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, आप कोट अद्दू में या सिंध के अठमोरी में ये मशीन ले जाकर रखेंगे, वहाँ इसके ऊपर कौन थम लगाएगा और कौन थम लगवाएगा? हाँ। अच्छा, हाँ, मतलब असल मसला आप कह रहे हैं कोट अद्दू का है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए ना कि ये थंब मशीन के ऊपर तो खुद अमेरिका में तो भाई, अब जब अमेरिका जो हमारे आकाओं में शुमार होता है वो खुद परेशान है इसके ऊपर, तो आप लाके अगर यहाँ पे देते हैं तो ये तहफ़्फ़ुज़ात एक अच्छा काम है, इसमें मैं इसकी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये तरीका फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल नहीं हो सकता। लिहाजा वो तहफ़्फ़ुज़ात ने 2018 के इलेक्शन में देखा ना थम था ना कुछ था, उसके बावजूद भी क्या हुआ? उसके बावजूद भी आप ये देखें कि बात यह है कि हम तो जो बात आपने उठाई है इसका हल तो शायद नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मुश्तरका इजलास के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीटीआई को सपोर्ट करने नहीं जा रही है। मैं तो जो आपको बता रहा हूँ वो सपोर्ट करें ना करें, आपको मैं बताऊं, पहले दिन से लेकर अब तक एक अजीब व गरीब कॉन्सेप्ट रहा है, हुक्मरान जमात का भी रहा है कि उनको मालूम है कि एमक्यूएम कहीं नहीं जाएगी, है ना। हाँ। मुआहदा करते वक्त भी ये था, आज भी इनको ये एतमाद है। हाँ। लेकिन मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ, हाँ। मैं तो सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो मुतालबात क्यों उन्होंने अपने एजेंडे में रख लिए जो वो कर नहीं सकते थे 18वीं तरमीम के बाद। मिसाल के तौर पे मैं जल्दी 2-4 चीजें गिरा दूं, अगर आप जी बताएं, मैं इंतजार करूंगा।
800-900 से ज्यादा इस ऑपरेशन में गिरफ्तार हुए और 6-6 साल 7-7 साल मुकदमा चला है और अदालतों से वो बरी हुए हैं। उसका रिलीफ तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे मिलता है। और दूसरी बात यह कि जो जिनके मुकदमात अदालतों में रहे तो जज रऊफ भाई, मसला फिर ये हुआ ना, मसला ये नहीं है मशीन का कोट अद्दू में कैसे चलेगी, मशीन का मामला वो है जो आपके मुआहदे के अंदर चीजें तय हुई, पीटीआई वो नहीं कर रही। मैं न्यूज ब्रेक ले रहा हूं, वापस यहीं से बात शुरू करेंगे। एमक्यूएम के तहफ्फुज़ात मशीन के कम, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के कम और उनके मुतालबात दीगर ज्यादा हैं, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुतालबात। बताया ये कि मशीनों के अंदर मामला है, कोट अद्दू के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे चलेगी। लेकिन अभी रऊफ सिद्दीकी साहब बता रहे थे कि ये मुआहिदा था पीटीआई के साथ जिस पर 3 साल से अमल दरामद नहीं हुआ। रऊफ भाई जरा बताइएगा जल्दी जल्दी कौन से मुआहिदे की और चीजें हैं जिसके ऊपर आप अब तक आपके तहफ्फुज़ात हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया कि हमारे साथ तो बेचारगी की ये हालत है कि हम खुद भी नहीं कह सकते कि उन्होंने 1, 2, 3 जो मुआहदे वफाक से पैटर्न थे वो ही पूरे कर दिए हों। अभी सेंसस की बात की, आप अंदाजा तो लगाइए कि कितना बड़ा जुल्म इस शहर के साथ किया गया कि सेंसस का, जबकि पहले दिन का ये मुतालबा था, आज 3 बरस गुजर गए कि 5% और 10% कर दिया जाए और ये सेंसस वो तो आपने मान लिया ना, आपने मान लिया, अब तो पैसे रख दिए, काम शुरू हो गया, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, 1 अगस्त से नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है, वो तो बात खत्म हो गई। मरतबशुमारी, मकाम शुमारी के ऊपर अब काम शुरू हो गया, वो तो उस पर तो मुझे भी मालूम है काम शुरू हो गया। आपके तहफ्फुज़ात यही है कि हमारे लोगों को छोड़ा जाए, हमारे ऑफिस खोले जाए। नहीं, जरा सा एक मिनट रहे। बात यह है कि वो छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, हमारा इतना ये मसला तो हमारा है और बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि बेहंगम झूठे मुकदमात में एमक्यूएम की लीडरशिप को और कारकुनान, तो यही मुतालबात पीटीआई नहीं मान रही ना, जिसपे आप कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो तो देखिए, वो तो मैंने अज़राए मजाक और बरसबीले तस्करात की बात के ऊपर कहा। असल बात इससे बढ़कर है जी, इससे बढ़कर बात यह है कि मिसाल के तौर पे रोजगार के मौके 3.5 की हुकूमत में हम शामिल है, इनकी हुकूमत बनाने में शामिल है। सुने मैं जरा मुकम्मल कर लूं। इनकी हुकूमत इनके एतवार में हमने इनको वोट दिया, हर जगह पे खड़े रहे, तो क्या ये फर्क नहीं बनता था कि जनाब पूरी वफाकी हुकूमत में, चले सूबाई हुकूमत हमें इग्नोर कर रही है, आपके 10-12 मिनिस्टर जो नौकरी रोजगार पे लगे हुए हैं, 5-7 हज़ार नौकरियां यहाँ एमक्यूएम को भी हर वजारतों में दे देते कि भाई जो। अच्छा, रोजगार का भी मसला है। चलें, अब मैं सेनेटर आजिज ढामरा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। मैं असल में चाह रहा था दोनों गुफ्तगू सुन जाए। अस्सलाम वालेकुम ढामरा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे शमीम नकवी साहब की और रऊफ सिद्दीकी साहब की। ये जो सूरत हाल है, हुकूमत के इत्तेहादी नाराज है, आपने मुतालबात बड़े बड़े सुन लिए, एग्रीमेंट की कॉपियां भी उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। ओवरऑल सूरत हाल किस सिमत जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहते हैं एमक्यूएम वाले हमें इग्नोर किया, वफाक वालों ने भी एमक्यूएम को इग्नोर कर दिया, कोई रास्ता निकल रहा है एमक्यूएम के साथ आइंदा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मुझे एनटीआई हमदर्दी है पीटीआई से कि उसकी जो हालत इजहार है। अभी पहले तो वो बोलते थे कि अपोजिशन हमारे खिलाफ है, और हमें काम करने नहीं देती। अब वो शिकवा जो है वो आगे अपने इत्तेहादियों की जानिब से बढ़ रहा है और इत्तेहादियों से भी बढ़ के अब अपने वजीरों और अपने जो अरकान है, मेंबरान, वो खुल्लम खुल्ला इनके ऊपर तनकीद करते हैं। तो ये किस किस चीज से बचेंगे? आपने सवाल किया आलू का और शमीम नकवी साहब ने जवाब दिया प्याज का। वो कराची पे अटक गए और उन्होंने क्या कहा कि कराची में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाईजान, आप अगर ये सारे मंसूबों की डिटेल बता रहे हैं तो क्या इससे कराची के अंदर महंगाई खत्म हो जाएगी अलग होके? क्या कराची के अवाम बिल्कुल आपके इन ख्याली पुलावों से रिलेक्स हो चुके होंगे? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में शहर कराची का पता पड़ जाएगा, तो मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब को ये मैसेज देना चाहता हूँ, सिर्फ कराची शहर, अगर उन्होंने अपनी फोकस ही कराची पे किया है, तो मुझे जो कराची नजर आ रहा है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि ये हफ्स बता रहा है
हवा का रुख बदल रहा है, मेरे लोग बदल रहे हैं, मेरा शहर बदल रहा है। तो आइंदा इलेक्शन में इंशाल्लाह शहर के लोग बता देंगे आपको ये सारी सूरत। नकवी साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले नाला हैं, वो मुआहिदों के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जो आपने लिस्ट बताई उससे भी वो अग्री नहीं करते। मैं चाहूंगा जरा इसके ऊपर आप रोशनी डालें। हर वो ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे और फिर भी कब निकले। अब ये दोनों का सवाल में इस शेर में जवाब है। लेकिन आप जी धामरा साहब, मुझसे सवाल पूछा गया था कि कराची वालों की उम्मीदें कैसे पूरी की। अगर मैं इसका कोई और जवाब देता तो आप तब भी कहते मूली और प्याज और पता नहीं कि दाल और चने की कहानी। तो बरादर मोहतरम, आपको किसी न किसी जगह जाना चाहिए और इलाज करवा ले तो शायद आपको बातें समझ में आने लगे। बातें ऐसे ही ना सुनिएगा, जब बात करते किसी को सुनिएगा तो देर तक सर धुनिएगा। आपका आलम यही है इस वक्त। मैंने कराची के हवाले से बात की थी। अगर आप मुल्क पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो मैं उस पर भी फहरिस्त बड़ी लंबी चौड़ी है जो गिना सकता हूँ। जो 13-14 साल से आपकी हुकूमत का पूरे सिंध में परफॉर्मेंस है वो आज का मौजूद नहीं है, वरना मैं वो भी गिना सकता था। अब मेरे भाई रऊफ सिद्दीकी साहब जो है वो जिन मुआहिदे का जिक्र कर रहे हैं, हमने उससे आगे गए। उन्होंने बात की बेसिक पर्सन्स की। ये बता दीजिए कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान में किसी शख्स को उठाया गया हो जो कि बेसिक पर्सन डिक्लेयर हुआ हो, किसी जमात का, एमकेएफ का तो छोड़ो। वी हैव टेकन दोज स्टेप्स कि अब बेसिक पर्सन होते ही नहीं। हमने तमाम एजेंसीज को पाबंद किया है कि आपको जो कुछ करना है आप कोर्ट के जरिए, केस के जरिए, और किसी को अब इजाजत नहीं है कि वो क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन के ऊपर लोगों को रखे। कोई आप बता दीजिए 2 साल से अखबार में कोई जीनत बनी हो, किसी आदमी को उठाया गया हो और वो मिसिंग हो गया। ये भी पुराने मुकदमात की बातें कर रहे हैं। मैं ये वो बात कह रहा हूँ कि जिसको ओपनली आपके चैनल पर कह रहा हूँ और उस सदीकी को चैलेंज कर रहा हूँ कि बताएं एमकेएफ के कितने लोग उठाए गए पिछले 2 साल में और ये बाजी में कितने हुआ। जो इनके बाजी के किरदार है, अगर उसके ऊपर मैं वो बोरीबंद लाशों का जिक्र करना शुरू करूं, भत्तों की बातें करना शुरू, मुल्क के खिलाफ एक्टिविटीज की बात करना शुरू करूं, और उसके हमें अपने सबसे पहले अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है। आपने उससे इत्तेजाम किया, आपने उसको कंडेम किया। हम नहीं चाहते कि एमकेएम को या किसी भी, बिल्कुल सही, आपने सवाल बड़ा कर दिया। मैं रऊफ भाई से मौक़िफ़ ले लेता हूँ। रऊफ भाई, ये जो मैं किसी को दीवार के साथ लगाने पे यकीन नहीं रखता। मैं समझता हूँ एक जमहूरी अमल है और इनको उस जमहूरी अमल को धारे का हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल सही। रऊफ सिद्दीकी साहब, आप बहुत अच्छी बात की है, नकवी साहब ने बहुत अच्छी बात की है। तो हम एमकेएम से भी रखते। अच्छा, तो हमें एमकेएम के लिए स्पेस क्रिएट की है। एमकेएम जो है वो बात करें, एमकेएम हर हुकूमत का हिस्सा रही। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया, नकवी साहब का पॉइंट आ गया। इसमें जरा मैं ले लूं, टाइम थोड़ा सा कम है। रऊफ सिद्दीकी साहब, आपने बात सुनी नकवी साहब की। देखिए, मैं एक चीज, मैं इसके साथ एक सवाल और भी कर लेता हूं। ये जो बहुत सारे धड़े हैं आपके, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। गवर्नर साहब जो है, साबिक गवर्नर इरशादुल इबाद साहब के पास पहुंच गए, डॉक्टर फारूक सिद्दीकी साहब, डॉक्टर फारूक साहब वो पहुंच गए, फारूक सत्तार साहब, और वो मुलाकातें कर रहे हैं। आप लोगों के इससे मुताल्लिक अभी गुफ्तगू बहुत अच्छी की फिरदौस शमी नकवी साहब ने, आप उसका भी जवाब दें। और ये जो आपके धड़े मिल रहे हैं, क्या आपकी राय इनके साथ है, हम आहंग हैं? आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने वो डिलीवर नहीं किया और आप लोगों के अलग होने से कराची के लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ? ये बात तो सही है, और मैं समझता हूँ कि इशरतुल इबाद खान ने 13-14 बरस यहाँ पे गवर्नरी की है और उन्होंने बड़ा लचकदार रवैया रखा है। और मतलब उनकी एक शख्सियत और उनका तजिया सिर्फ कराची नहीं, कराची तो उनका अपना शहर है और फिर यहीं से उनकी सियासत का भी आगाज था, लेकिन ओवरऑल भी नेशनल इंटरेस्ट और इंटरनेशनल इंटरेस्ट के ऊपर उनकी बड़ी कमांड है। और फारूक सत्तार से मुलाकातें, और ये मुलाकातें होती ही रहनी चाहिए कि दुश्मनी और नफरत जितनी जल्द खत्म हो सके होना चाहिए। तो ये आप क्या समझ रहे हैं कि आप इस प्लान का हिस्सा हैं? एमकेएम पाकिस्तान इस प्लान का हिस्सा है, इस मुलाकात का हिस्सा है? यार इसमें हिस्सा और उसकी नहीं है। हम साजिशों के ऊपर तो बिलीव करते नहीं है ना। जो हक है, जो सच है और जो अच्छी बात है उसको तो हर जगह अप्रिशिएट करना चाहिए ना। सबको मिलना चाहिए। तो अगली मुलाकात के अंदर जो है वो आप या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बैठे हुए होंगे इरशादुल इबाद के साथ, डॉक्टर फारूक सत्तार भी बैठे हुए होंगे,
और वसीम आफ्ताब भी बैठे हुए होंगे, डॉक्टर सगीर भी बैठे हुए होंगे, रजा हारून भी बैठे हुए होंगे, ऐसा मुमकिन है? असल में सब एक दूसरे से राब्ते में तो है ना, 30-30 साल का 25-25 साल का राब्ता रहा है। हाँ। और दूसरी बात, हम कोई पेशावर सियासतदान थोड़ी है। अच्छा। कि हम मतलब चीजों को हम देखिए, मुल्क का इंटरेस्ट सबसे पहले है। हाँ। सबसे पहले पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, प्रोविंस का इंटरेस्ट और फिर अपने शहर का इंटरेस्ट, ये सब मजमुआ है मुल्क की सियासी स्टेबिलिटी का, इस्तेहकाम का। तो इसके लिए जो काम करेगा वो बहुत अच्छी बात है। और आप मतलब इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, शतुल्लाबाद की शख्सियत है, वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। और सबसे तो ये आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर सब राब्ते में हैं और MQM के सारे धड़े राब्ते में हैं, तो कोई आप किसी प्लान, किसी मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहे हैं और कोई ऐसी शेप की सूरत में आगे आने वाले हैं जिसकी वजह से आप मुतालबात भी कर रहे हैं PTI की गवर्नमेंट से। ये सारा स्क्रिप्ट एक ही है? देखिए, मैं इसको एक जुमले में इजाफा कर दूं, फिरदौस भाई की नजर कर दूं कि देखिए, अगर हम इस वक्त ये बात कर रहे हैं तो आप साहिब इख्तियार हैं, साहिब इख्तियार हैं। अगर हम कुछ बातें कर रहे हैं तो इसलिए गोश गुजार कर रहे हैं कि आपके पास अभी वक्त है, आप इन चीजों को प्रायोरिटी के ऊपर लेकर इसको काम करें। अच्छे काम की तारीफ आपकी जरूर होगी, क्यों नहीं होगी? और अगर हम नहीं करेंगे तो आवाम तो करेगी ना। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि और ये फिरदौस है कि तवज्जुह से साहिब इख्तियार और साहिब इख्तियार के लिए कि देखिए, 3, 4, 5 करोड़ लोगों को इस तरह रांदे दरगाह कर देना, ये किसी के भी हक में नहीं जाता है। अब ये रिलीफ हमारा हक है, ना कि हमारी भीख है। ना ही हम जितनी भी हुकूमतों में रहे, जितनों के साथ चलें, आपका पॉइंट आया रऊफ भाई, आपका पॉइंट आया। मैं जरा सा इसके ऊपर ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने आज बहुत धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची के मुख्तलिफ। अगर एक जुमले की इजाजत दे दो तो मैं जल्दी से एक जुमला बोल दूं। जी कहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए, पीपल्स पार्टी की यहाँ पे सूबाई हुकूमत है, आपका MQM से कितने इख्तिलाफात हो, आपकी किसी चीज भी हो, आपके पास भी 8-10 साल मिले, अगर आप यहाँ पर इस नफ्स को पहचानते और सियासत से बालातर होकर यहाँ पर काम कर रहे होते तो ये मुश्किलात आपको अपने होम ग्राउंड पे कभी भी नहीं आती। चलें रऊफ भाई, आपका पॉइंट आ गया। डामरा साहब, आज बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही मुर्तजा वहाब की। उन्होंने कराची को एडमिनिस्ट्रेटिवली 3 हिस्सों के अंदर डिजाइन करते हुए बताया कि हम सड़कें बनाने जा रहे हैं, हम गलियों के अंदर काम करेंगे, हम पार्क्स को ठीक करेंगे, हम इतने पैसे खर्च करेंगे, 1 अरब रुपए यहां लगा देंगे, 50 करोड़ रुपए यहां लगा देंगे। बहुत अच्छी लग रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या ये जो पिछले 13 सालों के अंदर परफॉर्म उस तरह से नहीं कर सकी? प्लान किया हुआ है कराची के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा कि 200 के करीब बसें जो हैं, 254 बसें जो हैं वो कराची में चलाएंगे, 10 बसें हम लाड़काना में चलाएंगे। मंसूबा क्या है? ये जो बातें MQM कर रही है, क्या ये बातें सही थी और अब पीपल्स पार्टी काम करने जा रही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में 3 tiers गवर्नमेंट है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक लोकल गवर्नमेंट है। आप मुझे बताइए कि कराची में इससे पहले कब पीपल्स पार्टी के मेयर रहे हैं और पीपल्स पार्टी का गलबा बलदियाती इंतखाबात में कब हुआ? हम तो मानते हैं इस बात को कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी थे जहां पर एक यूनियन कमेटी भी पीपल्स पार्टी की नहीं थी, मगर हमने ऑथोरिटी फंड कभी कटौती नहीं किए। हमने इक्वल बेसिस पे जो लास्ट जो बॉडीज खत्म हुई है, 5 लाख रुपए पर यूनियन कमेटी जो हम देते थे वो कराची की तमाम यूनियन कमेटी को मिलते थे, DMC को अपने फंड मिलते थे। डिलीवर नहीं किया तो उसमें पीपल्स पार्टी का कसूर नहीं है। पीपल्स पार्टी की सूबाई की तरक्याती काम कराची में कराए हैं। मुझे किसी टॉक शोज के अंदर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो आइंदा इलेक्शन में कराची के अवाम बेहतर जज हैं, वो फैसला करेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्लान है पीपल्स पार्टी का आइंदा इंतखाबात के हवाले से कि जितना काम भी सूबाई गवर्नमेंट कर चुकी, पार्टी बात तैयार थी, उनके पास पैसा भी था, वो पैसा लगा कहां, ये कराची के अवाम का सवाल है। अब कराची सूबाई गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मिलकर जो प्लान कर रहे हैं वो ग्राउंड पे आपको नजर आएगा, आ रहा है। इससे पहले भी आया था। ये टॉक शोज में फैसला करने की बातें नहीं है, ये आइंदा इलेक्शन में कराची के अवाम बेहतर जज के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे और आप देखेंगे इन्हीं टॉक शोज के अंदर कि कराची अब क्या सोच रहा था और क्या फैसला किया है उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आजिज झामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ सिद्दीकी साहब, कराची के गिर्द बहुत तेजी से सियासत चेंज हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खजाना का मुंह खोल दिया है, गली गली में सड़कें बनेंगी, उसको बहुत डिटेल किस्म का एक प्लान जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने धड़ों को जोड़ रही है। पीटीआई की कोशिश है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ मिला लेगी, आखिर मिल ही जाएंगे मामला। लेकिन एक और मामला कराची का है, वो ये है कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर गैर कानूनी इमारतें बनी गई। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने, नस्ला टावर को बम से उड़ा दिया जाए, तिजोरी हाइट्स से मुतालिक फैसले आए और बहुत सारे फैसले आए। सिंध हाई कोर्ट बहुत सारे फैसले दे रही है और मुसलसल ये फैसले आ रहे हैं। आखिर ये फैसले जो मुसलसल हो रहे हैं, इतनी सारी बिल्डिंगें तोड़ने की बात हो रही है, आबादियों को गैर कानूनी तौर पर अलॉट किया गया, कई फ्लोर्स की इजाज़त दे दी गई, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शाहिद हुसैन से, सीनियर कोर्ट करस्पॉन्डेंट हैं। शाहिद साहब, ये जो फैसले आए हैं रिसेंटली फैसले, एक तो वो फैसला बहुत मशहूर है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए टाइम बहुत कम है। चीफ ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नस्ला टावर को बम से उड़ा दिया जाए। कमिश्नर साहब ने टीम बना ली, टेंडर आ गया, कंपनीज आ गई। उसके बाद ये मामला हुआ, फिर हमने तिजोरी हाइट से मुतालिक सुना, अब उसका रिटर्न फैसला आ गया है। ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उसके अंदर अफसरान को नहीं पकड़ा गया। अफसरान जो हाई कोर्ट के फैसले आ रहे हैं उसके अंदर तो पहले अफसरान को पकड़ा जा रहा है कि ये तुमने किया कैसे। कुछ एक दो फैसलों के बारे में बताएं, खासतौर पे ये जो रिसेंट फैसले आए कि 4 हफ्तों के अंदर पूरी इमारत को गिरा दिया जाए और तिजोरी हाइट से मुतालिक। सर देखिए, बहुत अहम चीज़ है कि पहले तो सिंध हाई कोर्ट से तोड़ फोड़ के भी फैसला नहीं आते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने वो दीवार तोड़ी, यानी कि एक बहुत बड़ा हुक्मनामा दिया जो कि कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि इस इमारत को तोड़ा जाएगा, यानी कि नस्ला टावर को तोड़ने का ऑर्डर होगा, और वो ऑर्डर हुआ। उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस जो फैसले शायद इतने अरसे से नहीं कर पा रहे थे, अब उन्होंने फैसले देना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई? अगर चीफ साहब फैसले करेंगे तो हाई कोर्ट के जज साहिबान फैसले करेंगे। तासुर एक लाइन चलती है ऊपर से, अगर चीफ साहब फैसले करेंगे तो नीचे भी फैसले। ये वकला में, अदालतों में और जो मुतासरीन और इलाटीज़ में जो हमारी बात होती है अदालतों में, हम देखते हैं उससे ये तासुर मिल रहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के जजेस की हिम्मत मजीद बढ़ी और फिर बिल्डर्स हों या गैर कानूनी तजावजात हों उसके खिलाफ जो है ऑपरेशन करने के हुक्मनामे जारी किए हैं। और मुसलसल हम देख रहे हैं दिन में 2-3 ऐसी इमारतें जिनकी तामीरात की इजाज़त कुछ थी और उसके बाद फिर 7-7 8-8 मंजिला तामीरात कर दी गई हैं, उनको मशमार करने का हुक्म दिया है। अच्छा, पहले ये होता था कि इमारत तामीर हो गई, आबाद कर दो, उसके बाद कौन तोड़ेगा, ये सबसे पहले लोग बिल्डर का काम करते थे। कोर्ट के अंदर देख रहे होते हैं, जब केस चल रहे होते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, आम आदमी का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए मैंने आपको आज मदऊ किया है, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये प्लॉट, ये फ्लैट, ये बिल्डर, ये प्रॉपर्टी इनलीगल है। वो तो इश्तिहार देखता है अखबार में, वो टीवी पे इश्तिहार देखता है, वो सोशल मीडिया पर जाता है, वो बुक कर लेता है। अफसरान अगर इलीगल किस्म के, जाली किस्म के पैसे लेके नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, भी आगे मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन पहले इसका जवाब दीजिए कि कैसे आम आदमी पहचाने कि ये चीज लीगल है। और कोर्ट कल ये फैसला नहीं देगा कि इस इमारत को बम से उड़ा दें, या हाई कोर्ट को यह फैसला नहीं देगा कि इस इमारत की परमिशन 6 फ्लोर की थी और 3 फ्लोर इजाफी बने हुए, कैसे पता चलेगा? सर देखें, एक चीज़ तो आप देख लें पूरे कराची वाले खास तौर पर कि ये जो प्लाट जिस पे तामीरात हुई हैं 8-10 मंजिला या बड़ी, इससे बड़ी भी इमारत बन गई है, क्या वो 20 साल 25 साल पहले कोई रफाई प्लाट तो नहीं था? रफाई प्लाट कोई स्कूल की जगह थी, पब्लिक पार्क था, उसके बाद कोई डिस्पेंसरी की जगह थी या कब्रिस्तान की जगह थी। ये कराची में हुआ है, निशानदेही सुप्रीम कोर्ट में नेमतुल्लाह खान की पिटीशन में हो चुकी है। तो ये कब्रिस्तान के अलॉट की है, उन अफसरों के खिलाफ तुम कार्रवाई देखते नहीं है? नहीं सर, अब सुप्रीम, आम आदमी को तो नहीं पता कब्रिस्तान की, पार्क की, फलाई अस्पताल की जमीन के ऊपर बिल्डर ने बना लिया है, बिल्डिंग कंट्रोल से, केडीए से, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से तिगड़म लगा के, पैसे दे के, चालाकी दिखा के, आम आदमी को कैसे पता चलेगा भाई? देखिए, आज से अगर 20 साल 25 साल पहले अगर कोई प्लाट था तो वो रिकॉर्ड में तो मौजूद है, लेकिन उसकी प्लाट की हैसियत तब्दील की गई है कि कमर्शियल से रिहायशी कर दिया। कोर्ट जब फाइलें रिकॉर्ड मंगा ली थी तो उसके अंदर मालूम होता है कि ये हुआ है, आम आदमी को कैसे पता चलेगा? अब चाहे वो बिल्डर्स हैं या उसके बाद फिर एक आम इलाटीज हैं, उसको ये चीज देखनी पड़ेगी, वरना उसके बाद उसके ऊपर 10-20 साल के बाद इसी तरह शामत आ जाएगी जैसे नस्ल टावर वालों के ऊपर। बात बिल्कुल सही है, आम आदमी कहाँ देखेगा? ये जो मास्टर प्लान का रिकॉर्ड है SBCA के पास है। आम आदमी फ्लैट बुक कराने के लिए, घर बुक कराने के लिए, प्लॉट बुक कराने के लिए मास्टर प्लान वालों के पास जाए, दरखास्त दे या क्या करे, कैसे? ये तो बहुत मुश्किल काम है। कानूनी तरीका कार है सर, सबको ये एक्सेस हासिल है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है
ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये तो अगर कोर्ट के अंदर ना डिटेल डिस्कस ना हो रहा, आप कोर्ट चूंकि कवर करते हैं, आप कोर्ट में बैठे होते हैं, वहां आपको चीजें मालूम हो रही है, आम आदमी को तो चक्कर आ जाएंगे सर। अब चक्कर लोगों के ज्यादा इसलिए आए हुए हैं कि अब तोड़फोड़ हो रही है। पहले जिस तरह तामीरात होती थी, अब बिल्डर सबसे पहले काम ये करता था, गैर कानूनी इमारत बनाई, यानी कि ग्राउंड प्लस 1, 2 की या 3 की परमिशन थी, 7 मंजिला इमारत बना दी, जल्दी से फैमिलीज भर दी, उसके बाद फिर उसकी जो छोटी मोटी काम होते थे वो बाद में करते थे कि तोड़फोड़ नहीं होगी। अब अदालत वो इमारतें खाली करवा के उनको तोड़ने का ऑर्डर दे रही है, और उसके बाद अगर किसी इलाटीज के साथ ज्यादती हुई है, पहली दफा हम ये भी देख रहे हैं कि इलाटीज के साथ खासतौर पर ज्यादती नहीं हो रही कि उसमें इलाटीज ने जो पैसे भरे हुए थे वो उसको रिटर्न भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर जैसे मक्का टावर की आपके सामने एक मिसाल है कि आम आदमी तो खुदकुशी कर रहा है, खवातीन की डेथ हो रही है। हमने वो गुजर नाला वाले मामले में देखा, मासूम लोगों को तो पता नहीं, उनकी तो सारी जमा पूंजी चली गई। कोर्ट ने अभी तक वो निशाना जिसको बनाना चाहिए, वो ब्यूरोक्रेट्स को, सियासतदानों को, जो ये सारे पैसे लेके कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कनाडा से सिस्टम चल रहा है, किसी को कह रहे हैं यहां से चल रहा है, किसी को, तो आम आदमी तो खुदकुशी कर रहा है। कोर्ट जो ऑर्डर देता है, जो रिसेंट ऑर्डर्स हैं, एक ऑर्डर का तो मैं आपसे जिक्र भी करना चाहूंगा कि सबसे पहले आबाद किया जाए इन लोगों को, उनको किसी ऐसी महफूज जगह पे, उसके बाद इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, जो मक्का टेरेस से मुतालिक से फैसला है। वैसे फैसले इस तरह के नहीं आए। जो नस्ला टावर वाले हैं वो तो बेचारे घूमे जा रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा उनको क्या होगा उस सारे मामले में। सर जो मक्का टेरेस वाले क्या, तो चूंकि सिंध हाई कोर्ट में केस था, सिंध हाई कोर्ट ने अगर आप यहाँ से बिल्डिंग जब खाली करेंगे, उसके बाद इनको किराए की जगह पर मुंतकिल करेंगे, जब तक बिल्डिंग का गैर कानूनी हिस्सा नहीं टूटेगा तब तक वो जो किराया होगा, शिफ्टिंग का किराया भी बिल्डर देगा, ये अदालत ने पाबंद कर दिया है। और अब जो बड़ी बात है, कितना जबरदस्त फैसला है ये सिंध हाई कोर्ट में नौजवान जजेस हैं। अब वो जैसा ट्रिब्यूनल लड़ा के अगर कोई बात मनवा के निकल जाता था, अदालत को धोखा दे देता था, अब वो धोखा नहीं खा रही अदालत। नौजवान जजेस से मुराद यानी कि वो उनको कोई लोग ड्रामा करके, वकला कोई आगे पीछे की बात करके उनको अपना एक मफाद निकाल ले आते थे, वो अब नहीं हो रहा, मेरिट पे फैसला हो रहा है। जी, ये फैसला जब हम नस्ला टावर वाले मामले में देखते हैं तो हम देखते हैं ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, क्योंकि फैसला आ चुका है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ, चूंकि आप कोर्ट को देखते हैं, आपके लॉ के मामला आपको बहुत, तो मैं जसारत कर रहा हूं सवाल करने का, चीफ जस्टिस साहब के फैसले के ऊपर जाहिर है कि सब एहतराम करते हैं। नस्ला टावर को बम से उड़ा दें, लोग कह रहे हैं हमारे चीथड़े उड़ा दो। टीवी प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद अली ने कहा, जो उनकी कमेटी के लोग हैं, ना उनको पैसे मिल दिलवा पा रही है हुकूमत, कमिश्नर साहब, ना उनको अल्टरनेट प्लेस दिलवाए पाई है, उनके नलके बंद कर दिए, उनकी बिजली बंद कर दी, उनकी गैस बंद कर दी, ना जिन लोगों ने परमिशन दी अफसरान के खिलाफ कुछ हुआ, ना अफसरान के खिलाफ उनकी जायदादें जब्त हुई, ना उनको कोई पुकारा गया। हाई कोर्ट के फैसले के अंदर सारी चीजें हैं, टिक टिक टिक, आप भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, हाई कोर्ट का फैसला अच्छा है। चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये 5 चीजें नहीं है। सर ये सबसे, आप वकला साहिबान क्या बात करते हैं? जो वकला थे, चाहे वो इलाटीज के नस्ला टावर के वकला थे या बिल्डर के, उसके बाद फिर सरकारी वकला भी पेश हुए, तो उनकी ये डिमांड थी कि एक तो इलाटीज को कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाए। अब अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया कि 3 महीने में उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको याद होगा कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो अलादीन पार्क के सामने एक रॉयल पार्क रेजिडेंसी थी नासिर लूथा साहब की, उसको मस्मार करने का हुक्म दिया था, और उसके बाद उनकी दूसरी प्रॉपर्टी अटैच कर दी थी इसी बिल्डिंग के साथ। रूल गए बेचारे, वो 1 साल से धक्के खा रहे हैं। वो नासिर लूथा भी चले गए, जाके शारजा में जाके बैठ गए। वो उनका पार्टनर जो था एक, उसका इंतकाल हो गया, दूसरे को कैंसर हो गया, अलॉटीज तो रुल गए। इसी तरह अब नस्ला टावर वालों का और या तजूरी हाइट्स का हुक्म भी इसी तरह का है। तो अब लोग परेशान हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे वो वाजे नहीं है, इलाटीज रुल रहे हैं, उनको अगर घर से चले भी जाते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब बिल्डर भी परेशान है कि हम पैसा लाएं तो कहाँ से लाएं। अब छोटी सी एक लालच ने नस्ला टावर वालों को मरवा भी दिया तक में 750 गज अगर कानूनी जगह थी 350, उन्होंने गैर कानूनी अगर जगह के ऊपर बना दिया तो अब कानूनी भी टूटेगी और उसके बाद गैर कानूनी भी जाएगी। लगता यह है कि अभी कराची में बहुत सारी इमारतें और टूटेंगी, फैसले आएंगे इस तरह के। सर 36,000 प्लाटों की निशानदेही हुई है, 36,000 रफाही प्लाटों के ऊपर तामीरात हो चुकी हैं। अब सिंध हाई कोर्ट जो वक्तन फवक्तन जो सामने केसेस आ रहे हैं, रोज़ हुक्मनामे जारी कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपने जैसे बात की कि सरकारी अफसरान के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती। अब सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है, और उन बिल्डर्स के खिलाफ के इन्होंने एक पिलर भी जिसने गैर कानूनी तामीर किया था, उस पिलर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी किसी अफसर ने, तो उसके बिल्डर के खिलाफ भी क्रिमिनल कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। बाकायदा केस रजिस्टर हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शायद प्रोग्राम का खत्म हो रहा है, प्रोग्राम कंक्लूड करते हुए आपको खबर दे देता हूं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी में, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी ब्यूरोक्रेसी आधे से ज़्यादा नैबज़दा है, उनको निकलना है। बहुत सारे फेडरेशन में चले गए हैं, पुलिस उनकी हिल गई है, ब्यूरोक्रेसी हिल गई है, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स रिटायर होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी ये प्लान कर रही है, रेगुलराइजेशन की पॉलिसी लेकर आई, 36,000 से ज़्यादा गैर कानूनी
जो प्लॉट जिसका शायद जिक्र कर रहे हैं उनको रेगुलराइज कर दिया जाए, फिर देखेंगे अदालत क्या करती है। प्रोग्राम यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँ। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।